हेलो एवरीवन, वेलकम टू योरपीडिया एंड इंजीनियर्स करियर पॉइंट। सो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली जो हिमाचल प्रदेश के अंदर एई का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे जो इलेक्ट्रिकल से हैं हम उनके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ है, रूथ हर्विथ क्राइटेरिया का यूज़ करते हुए आपने इस सिस्टम की स्टेबिलिटी निकालनी है जिसकी आपको क्या गिवन है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो ये जो आपको गिवन है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उस सिस्टम की, राइट। हमें क्या निकालना है, उस सिस्टम की स्टेबिलिटी निकालनी है। देखिए, स्टेबिलिटी जब भी हम लोग राउथ हर्विथ क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपके पास क्या गिवन है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी एच इक्वेशन। तो सी एच इक्वेशन से स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, जो आपके इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट होंगे, राइट, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो भी आपके पास क्या होंगे, रूट होंगे, वो क्या होंगे आपके पास, क्लोज लूप के पोल। तो जो राउथ हर्विथ है ये आपको क्या बताता है, राउथ हर्विथ क्राइटेरिया आपको बताएगा कितने रूट इस इक्वेशन के किस साइड लाई कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में कितने रूट लाई कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कितने रूट लाई कर रहे हैं, एंड कितने रूट आपके जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की तो देखिए अपने पास क्या है, ये एस प्लेन है। तो एस प्लेन के अंदर ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सी राइट है, राइट हैंड साइड, और ये अपने पास कौन सी एक्सिस है, जे ओमेगा एक्सिस। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग, जे ओमेगा एक्सिस। तो अगर आपका कोई भी सिस्टम स्टेबल सिस्टम है तो स्टेबल सिस्टम की कंडीशन क्या है कि सारे के सारे जो रूट हैं उसके वो किस साइड लाई करने चाहिए, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करने चाहिए। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम लोग राउथ हर्विथ क्राइटेरिया की हेल्प से ये फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे कि कितने रूट इसके लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं, कितने रूट इसके राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं, कितने जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। अगर मेरे सारे के सारे रूट जो है वो कहां पे आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाते हैं, तो ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर आपके कुछ रूट जो है वो जे ओमेगा एक्सिस पे आते हैं, बाकी आपके लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, तो सिस्टम कैसा होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। अगर एक भी रूट इसका कहां पे चला जाता है, राइट हैंड साइड में चला जाता है, तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, राइट। तो ये कंडीशन है जिसकी हेल्प से आप चेक कर सकते हो आपका सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो गिवन है यहाँ पे, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से क्या बनाएंगे भाई, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको गिवन है इसकी हेल्प से हम लोग राउट टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या फॉर्म करेंगे, राउट टेबल। तो राउट टेबल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आपके पास आएगा हाईएस्ट पावर आपको चेक करनी है s to the power 4, देन s क्यूब, then s square, after this s to the power 1 and last one is s to the power 0। तो अगर s to the power 4 की बात करें, इसका कोफिशिएंट कितना है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ 1, तो यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट 1, तो आपको इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट आपने किसका कोफिशिएंट लिखना है, s स्क्वायर का, दैट इज 7। लास्ट आपको फिर से 5 को छोड़ देना है, नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, लास्ट कोफिशिएंट दैट इज 6। तो ये हमने एंट्री कर ली फर्स्ट रो के अंदर राउट टेबल की। नेक्स्ट सेकंड रो, जो एलिमेंट आपने यहाँ पे छोड़ दिए थे उनको आप लोग यूज करोगे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा आपके पास, 5, उससे नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, अगेन 5। अब ये हमने एंट्री की है फर्स्ट एंड सेकंड रो किसके अंदर, राउट टेबल के अंदर। अब आप क्या निकालेंगे, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पे देखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इस एलिमेंट के साथ, देन इसका मल्टीप्लिकेशन इस एलिमेंट के साथ। जब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, 35, और जब आप इस 5 का मल्टीप्लिकेशन इस 1 के साथ करोगे, माइनस साइन के साथ आएगा 5 टाइम्स 1, दैट विल बी 5, डिवाइडेड बाई दिस एलिमेंट, दैट इज गोइंग टू बी 5 हियर। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे कंप्लीटली तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 6। नेक्स्ट जब आप लोग ये एलिमेंट निकालोगे, ये वाला एलिमेंट निकालोगे, तो इस वाले एलिमेंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, इस 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस 6 के साथ। देखिए यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं आया तो क्या ले लेंगे हम लोग, 0। देन इस 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस 1 के साथ, राइट, देन डिवाइड बाई 5। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 5 multiply by 6 minus 0 divided by 5, so 5 कैंसिल आउट, it is again going to be 6।
तो मैं जो यहाँ पे आपकी फाइनल राउट टेबल बन रही है वो इस साइड लिखते जा रहा हूँ, s to the power 4, s to the power 3, s to the power 2, s to the power 1 and then s to the power 0। तो ये फर्स्ट रो क्या थी अपने पास 1 7 6, नेक्स्ट क्या था आपके पास 5 5, नेक्स्ट रो मेरे पास क्या आई 6 एंड 6। तो नेक्स्ट रो क्या है अपने पास 6 एंड 6। तो जब आपके पास नेक्स्ट रो आपकी रहेगी 6 एंड 6 तो आप क्या निकालेंगे, ये वाला एलिमेंट। इस वाले एलिमेंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से अगेन इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, देन इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, डिवाइड बाय दैट, इट इज गोइंग टू बी 0 हियर, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज गोइंग टू बी 30 and 6 multiplied by 5 is again going to be 30, 30 minus 30 is going to be 0 and this element is also 0। देखिए जब आपके पास एक कंप्लीट रो 0 हो जाती है, जब आपके पास क्या होगी, एक कंप्लीट रो 0 होगी, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब आपके पास एक कंप्लीट रो 0 हो जाती है तो हम लोग फॉर्म करते हैं एक ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन जस्ट अबव दैट रो, इससे ऊपर वाली रो के कोफिशिएंट को लेके हम लिखेंगे, तो क्या बनेगी आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन 6s² प्लस 6, राइट। तो इसके कोफिशिएंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस s टू द पावर 1 के कोफिशिएंट निकालने के लिए इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का क्या लेंगे हम लोग, डेरिवेटिव लेंगे, dA/ds, दैट इज गोइंग टू बी 6 times 12 times s, सॉरी 6 times 2 times s, दैट इज गोइंग टू बी 12s। तो ये जो कोफिशिएंट है, अब जो 0 था यहाँ पे, ये 0 ना होके क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये कितना बन जाएगा अब आपके पास, 0 ना होके ये 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो कोफिशिएंट हो गया, चेंज हो गया, कितना हो गया, 12 हो गया। नेक्स्ट अगर आप ये कोफिशिएंट निकालोगे तो 12 माइनस 12 इंटू 6, 6 इंटू 0 इज गोइंग टू बी हाउ मच, अगेन 6। अब आपने इस फर्स्ट रो को चेक करना है, इस फर्स्ट रो के अंदर क्या कोई साइन चेंज हुआ है। तो देखिए अगर हम देखें ध्यान से तो फर्स्ट रो के अंदर अपने पास कोई भी साइन चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। अगर फर्स्ट रो के अंदर कोई साइन चेंज नहीं है, इट मीन्स इसका कोई भी रूट जो है वो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन के अंदर लाई नहीं करेगा। सारे के सारे रूट कहाँ पे है, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। बट रिमेंबर दिस थिंग, जब भी आपके पास एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म होगी तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको क्या बताती है कि आपके जो रूट है वो ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिक होंगे। एंड जो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट आएंगे, अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट कैसे निकालेंगे भाई, हम लोग इसको इक्वेट करते हैं 0 से एंड यहाँ से s की वैल्यू फाइंड करें तो क्या बनेगा अपने पास, 6s² प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो s² इज गोइंग टू बी हाउ मच, -1 एंड s इज गोइंग टू बी प्लस माइनस j। तो इट मीन्स क्या देख रहे हैं हम लोग, s की जो वैल्यू आई है एक प्लस j आई है, एक माइनस j आई है। तो अगर हम इसके रूट्स की बात करें तो इसके रूट कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं, देखो यहाँ ध्यान से, एक आपका कहाँ पे लाई करेगा, प्लस j पे लाई करा, एक कहाँ पे लाई करेगा, माइनस j पे लाई करेगा। मीन्स टू रूट्स जो है इसके कहाँ पे लाई कर रहे हैं, j ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। एंड जब हमने देखा कि फर्स्ट कॉलम के अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स कोई भी रूट जो है वो राइट हैंड साइड में नहीं लाई करेगा। सो ऑल अदर रूट्स विल लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो हाउ मेनी रूट्स आर देयर, because it has the highest power, that is 4, s to the power 4, so it means it will have the 4 roots and 2 roots are on the j omega axis, the remaining 2 roots are will lie on the left half of s plane। so it means this system is marginally stable। ये सिस्टम अनस्टेबल नहीं है, ना ही ये स्टेबल है। ये सिस्टम किस टाइप का होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा, जिसके 2 रूट जो है वो जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करेंगे एंड 2 रूट जो है वो लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन के अंदर आपके लाई करेंगे। तो ये इसका डिटेल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, गिव विद एग्जांपल्स various properties of Laplace transform। so if we talk about the Laplace transform is a powerful mathematical tool used in engineering and physics and the mathematics to transform one domain to the
कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन, राइट। तो बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है। ये ध्यान रखना, जब भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है जो क्या करता है, आपका कन्वर्ट करता है कहाँ पे, अगर आपका कोई सिग्नल कहाँ है, टाइम डोमेन के अंदर है, कोई भी फंक्शन, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन के अंदर ये इसको कन्वर्ट करेगा, राइट। एंड द फॉर्मूला फॉर द लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज, क्या रिप्रेजेंट किया जाता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म को, एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू, देखिए अपने पास दो तरह के लैप्लास ट्रांसफॉर्म होते हैं, एक होता है यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, एक होता है बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं यूनिलैटरल से। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, 0 to इनफाइनाइट एफ ऑफ टी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डी टी। तो ये बेसिकली यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन किया जाता है। कैसे ये कन्वर्ट कर रहा है कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, ठीक है। जो रिजल्टेंट सिग्नल आया वो आपका किसका फंक्शन है, एस का फंक्शन है, एंड एस जो है यहाँ पे किसके इक्वल होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन है, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट भी आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट भी आ रहा है इसका, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन, राइट। नेक्स्ट थिंग अबाउट दिस, द प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। पहली प्रॉपर्टी क्या है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई आपको, देखिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ टी है जिसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास है वो एफ ऑफ एस है, राइट। एक दूसरा सिग्नल है जी ऑफ टी जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है आपके पास, जी ऑफ एस है। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, कि अगर आप इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, a टाइम्स एफ ऑफ टी प्लस बी टाइम जी ऑफ टी, अगर आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लो तो वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। मींस a टाइम्स एफ ऑफ एस प्लस बी टाइम्स जी ऑफ एस। अगर एक एग्जांपल से समझना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे एफ ऑफ टी हमने क्या ले लिया, t ले लिया, एंड जी ऑफ टी क्या ले लिया, e रेज टू द पावर a t। We know that the Laplace transform of t is going to be how much, 1 over s square, and the Laplace transform of e raised to the power at is how much, 1 over s minus a। तो हमें क्या पता है, f of t का Laplace transform पता है 1 upon s square, g of t का Laplace पता है 1 upon s minus a। तो अगर आप इन दोनों का एक लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, 2t प्लस 3 e रेज टू द पावर ए टी। तो अगर आप इसका लैप्लास निकालोगे तो वो इंडिविजुअल के लैप्लास का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो फाइनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा आपके पास, ये आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है भाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म की आपके पास, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, दैट इज कॉल्ड टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको, अगर आपके पास फिर से वही एफ ऑफ टी सिग्नल है, एफ ऑफ टी सिग्नल है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है आपके पास, एफ ऑफ एस है, राइट। तो एफ ऑफ टी माइनस टी नोट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ई रेज टू द पावर माइनस एस टी नोट इंटू एफ ऑफ एस, राइट। सो एग्जाम्पल क्या है आपके पास, जैसे अगर आपको पता है t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना था जो अभी आपने डिस्कस किया, t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस स्क्वायर था। सो इट मींस t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था, 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो अगर आप क्या करो, t माइनस टी नोट कर दो, राइट, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस एस टी नोट एंड 1 अपॉन एस स्क्वायर। दैट विल गोइंग टू बी द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t minus t naught। नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको, अगर आपके पास f of t है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म f of s है, तो e रेज टू द पावर at टाइम्स f of t का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, s माइनस a। फिर से एग्जाम्पल के साथ करते हैं, तो क्या है t स्क्वायर, आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है 2 अपॉन एस क्यूब होता है, राइट। तो अगर हम क्या कर दें, e रेज टू द पावर 3t से मल्टीप्लाई कर दे t स्क्वायर को, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, s की जगह क्या आ जाएगा, s माइनस 3 एंड देन इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट होते हैं आपके पास टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। तो टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको,
कि अगर आप टाइम में डिफरेंशिएशन करोगे लाइक दिस, राइट, लेट अस टेक फर्स्ट डेरिवेटिव आपने किया तो एस डोमेन में क्या होगा, एस टाइम्स एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, और ये है आपके पास एन टाइम्स डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, एफ ऑफ टी ई रेज टू द पावर ए टी, तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, एस टाइम्स 1 अपॉन एस माइनस ए एंड इट्स वैल्यू एट जीरो। तो वैल्यू क्या आएगी इस फंक्शन की जीरो पे, जब आप t की इक्वल्स टू क्या रिप्लेस कर दोगे, जीरो रिप्लेस कर दोगे, तो e रेज टू द पावर जीरो इज गोइंग टू बी 1। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसके डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा। टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको, टाइम इंटीग्रेशन अगर आप टाइम डोमेन में इंटीग्रेशन करते हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। सिमिलरली अगर एक एग्जांपल ले लें टी का लैप्लास, फिर से आपको पता है कितना होता है टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे इन टाइम डोमेन तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में या एस डोमेन में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इट इज बिकम 1 ओवर एस क्यूब, राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। अदर प्रॉपर्टीज, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन करोगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास एक सिग्नल है एफ ऑफ टी whose value is e raised to the power at and g of t whose value is e raised to the power bt, अगर आप इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन करोगे टाइम डोमेन में तो एस डोमेन में क्या बन जाएगा, उनका मल्टीप्लीकेशन बनेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जिसको आप इस फॉर्म में राइट कर सकते हो विद एन एग्जांपल। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी को राइट करना है, आफ्टर दैट यू हैव टू गिव एन एग्जांपल टू शो दैट प्रॉपर्टी, हाउ यू कैन यूटिलाइज दैट प्रॉपर्टी इन द क्वेश्चंस। सो ये इस टाइप का क्वेश्चन था, आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, राइट, फॉर ए सिस्टम विद एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन is given to you, this question is from control system, right? Most of the questions will come from the control system, right, and the signal and system. तो यहाँ पे आपको क्या गिवन था, g of s गिवन है, राइट। तो g of s गिवन है और आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ओवरशूट एंड सेटलिंग टाइम। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है, जब आप लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज ओवरशूट का फॉर्मूले की बात करें, सेकंड ऑर्डर सिस्टम विद यूनिट स्टेप इनपुट। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम जब यूनिट स्टेप इनपुट के साथ है तो परसेंटेज ओवरशूट जो है वो किसके इक्वल होता है, ई रेज टू द पावर माइनस पाई जीटा ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर टाइम्स 100। तो ये आपके पास क्या है, परसेंटेज ओवरशूट होता है। अगर हम सेटलिंग टाइम की बात करते हैं टी एस, तो वो कितना होता है, 4 अपॉन जीटा ओमेगा। तो ये फॉर्मूला होता है सेटलिंग टाइम एंड परसेंटेज ओवरशूट का। तो हमें क्या क्या चीजें की एंड जीटा ओमेगा एन रिक्वायर्ड है। तो जो गिवन ट्रांसफर फंक्शन है सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जीएस, वो क्या है आपके पास, 100 डिवाइडेड बाई एस टाइम्स एस प्लस 12, राइट। तो ये आपको क्या गिवन है, जीएस गिवन है। तो इस जीएस से सबसे पहले हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन के साथ करेंगे, दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन। ये आपके पास स्टैंडर्ड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है। जब आप इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो सबसे पहली चीज आपके पास ओमेगा एन, ओमेगा एन कितना आएगा, ओमेगा एन स्क्वायर जो आपके पास वो है 100, तो ओमेगा एन मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए अगर आप इसको कंपैरिजन करो इस 12 के साथ तो क्या मिलेगा आपको, ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन इज गोइंग टू बी हाउ मच, 12। तो जीटा ओमेगा एन कितना मिलेगा मुझे यहाँ से, जीटा ओमेगा एन इज गोइंग टू बी 6 एंड ओमेगा एन ऑलरेडी नो कितना है, 10 है, तो वो वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो जीटा मेरे पास कितना आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज जीटा इज गोइंग टू बी 0.6। तो हमने क्या किया, एक तो जीटा निकाल लिया, एक ओमेगा एन निकाल लिया। अब ये वैल्यू हम लोग अपने फंक्शन के अंदर रिप्लेस कर देंगे, अपने फॉर्मूले के अंदर रिप्लेस करेंगे। सो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, सेटलिंग टाइम एंड ओवरशूट। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट हम निकालेंगे क्या, ओवरशूट। तो देखिए जब ओवरशूट की बात करते हैं तो ओवरशूट किसके इक्वल था अपने पास, परसेंटेज
overshoot is going to be e raised to the power minus pi zeta upon under root of 1 minus zeta square times 100। तो आप इसमें जीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दोगे। जीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाली है अभी 0.6, राइट, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.6 स्क्वायर इंटू 100। आप इस वैल्यू को अपने कैलकुलेटर में रिप्लेस करो एंड आंसर को यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर हम बात करते हैं सेटलिंग टाइम की, तो सेटलिंग टाइम अपने पास था 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन। तो अगर अब जीटा ओमेगा एन की बात करते हैं, कितना आएगा आपके पास 4 अपॉन, देखिए जीटा 0.6 था, ओमेगा एन अपने पास कितना था 10 था, तो सेटलिंग टाइम कितना आ जाएगा 4/6, दैट मीन्स 2/3 एंड इट इज़ अ टाइम, द यूनिट इज सेकेंड। इस टाइप का क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपको बेसिक फॉर्मूलाज पता है तो आप इन क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जेड ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड था। जेड ट्रांसफॉर्म, व्हाट इज अ जेड ट्रांसफॉर्म? जेड ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या है, देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए यूज़ किया जाता है। जेड ट्रांसफॉर्म जो है बेसिकली डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए यूज़ किया जाता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर रहा था आपके पास, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहा था। जेड ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, जेड ट्रांसफॉर्म आपका कन्वर्जन करेगा किसका, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का इनटू ए कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो ये तो बात हुई हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्म की। जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू व्हाट, समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। फिर से वही चीज आती है, अपने पास दो तरह के जेड ट्रांसफॉर्म होते हैं, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। तो ये बाइलेटरल है, इंटीग्रेशन समेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एन जेड रेज टू पावर माइनस एन। तो ये आपके पास क्या होता है, जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। अब उसने पूछा आपके पास एफ ऑफ एन आपको गिवन है ए रेज टू द पावर एन व्हेन एन इज ग्रेटर देन 0, तो आपको इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो एफ ऑफ जेड किसके इक्वल बनेगा भाई, अभी यहाँ से आपके पास देखिए एन इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट है, तो एन इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, और एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए रेज टू पावर एन जेड रेज टू पावर माइनस एन। तो अब आप जैसे यहाँ पे 0 रिप्लेस करोगे तो फर्स्ट टर्म 1 बन गया, सेकंड टर्म ए जेड इनवर्स बनेगी। जब आप 1 रिप्लेस करोगे, थर्ड टर्म ए जेड टू द पावर -1 होल स्क्वायर। ऐसे ऐसे आपके पास ये सीरीज कहाँ तक चलेगी, इनफाइनाइट तक ये सीरीज चलेगी। अगर ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, राइट। तो यहाँ से आपके पास जेड ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल आएगा, अगर आप इसको जेड इनवर्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो जेड अपॉन जेड माइनस ए। तो ये आपके पास क्या आएगा, जेड ट्रांसफॉर्म आएगा। देखिए यहाँ पे जो आपके पास इनफाइनाइट जीपी होती है, इनफाइनाइट जीपी क्या होती है भाई, अगर आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट टर्म ए देन ए आर स्क्वायर लाइक दैट। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन रेशियो निकालते, कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, दैट विल बी आर। सो its answer, its sum is infinite GP sum is a upon 1 minus r, एंड यहाँ कंडीशन क्या होती है कि मोड ऑफ आर जो है वो आपके पास लेस देन 1 होना चाहिए। तो सेम कंडीशन यहाँ पे होगी आपके पास, ये क्या बनी है मेरे पास, एक इनफाइनाइट जीपी बनी है। अगर मैं इनफाइनाइट जीपी का सम लिखूँ तो मोड ऑफ ए इंटू जेड इनवर्स शुड बी लेस देन 1, तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, आर ओ सी कंडीशन। तो यहाँ से क्या आएगा, मोड जेड ग्रेटर देन मोड ऑफ ए, दैट इज द आर ओ सी कंडीशन फॉर जेड ट्रांसफॉर्म, राइट। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड अपॉन जेड माइनस ए विद द आर ओ सी ऑफ मोड जेड ग्रेटर देन मोड ऑफ ए। अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एई का एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारा ईसीपी का ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम, जो इसके लिए डेडिकेटेड मॉड्यूल अवेलेबल है एंड क्लासेस भी वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। थैंक यू।